गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा किडनी के अंदर देखने को मिलती है। किडनी की बीमारियों के अंदर सबसे ज्यादा देखने वाली बीमारी कौन सी है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये उस पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं पे भी संक्रमण हो सकता है, उसी को आप क्या बोलते हो? यूटीआई। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंगों में जैसे कि ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, अगर इनमें कहीं पे भी इंफेक्शन की मौजूदगी आपको दिख रही है तो वही क्या कहलाता है? यूटीआई कहलाता है। अरे यूरिनरी ट्रैक्ट में या उस यूरिनरी मार्ग में कहीं पे भी अगर आपको संक्रमण दिखाई दे रहा है, चाहे वो यूरिथ्रा के अंदर हो, चाहे वो ब्लैडर के अंदर हो, चाहे वो यूरेटर के अंदर हो, अगर किसी में भी आपको संक्रमण दिख रहा है वही क्या कहलाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ कई बार ये टर्म है वो सिस्टाइटिस के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं। सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन। कई बार टर्म सिस्टाइटिस को भी यूटीआई के द्वारा ही रेफर किया जाता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया है तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं? यूटीआई बोल सकते हैं। अरे ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और कब होती है? जब आप असेप्टिक प्रिकॉशंस के थ्रू, अरे मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस के थ्रू सही तरीके से अगर आपने कैथेटर नहीं लगाया है, आपने हाथ अच्छे से नहीं धोए, ग्लव्स आपने अच्छे से नहीं पहना, कैथेटर को आपने आधे घंटे पहले ही बाहर निकाल के रख दिया और वही कैथेटर आप अब इंसर्ट करवा रहे हो, लगा रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या करती है? यूटीआई का कारण बनती हैं। यूटीआई हमेशा मोस्टली देखा जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर 90% चांसेस होते हैं इसके, क्योंकि कैथेटर तो हम हॉस्पिटल में लगाते हैं, घर पे थोड़ी ना लगा सकते आप। कहाँ लगता है? कैथेटर हॉस्पिटल में लगता है, तो वहां इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आया? यूरिनरी ब्लैडर के अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिथ्रा में भी हो सकता है, रीनल पेल्विस में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। कौन? यूटीआई। अरे यूटीआई ब्लैडर के अलावा, मतलब इनके अंदर तो होता ही, इनके अलावा बाकी में यूरिथ्रा में यूरिथ्राइटिस, अगर यूरेटर में है तो यूरिथ्राइटिस, पेल्विस में है तो पाइलोनेफ्राइटिस, ये संक्रमण के नाम है जो किस में आते हैं? यूटीआई के अंदर। इस यूटीआई के अंदर किडनी का कोई सा भी भाग प्रभावित हो सकता है संक्रमण से, और कोई भी भाग जो संक्रमण से प्रभावित हो गया उसी को आप क्या बोलते हो? यूटीआई बोलते हो। इज दैट क्लियर? अगर इस यूटीआई को हम कारण देखें तो इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? इशीरिया कोलाई, जिसको इकोलाई बोलते हैं। ये बैक्टीरिया कॉमनेस्ट कारण होता है किसका? यूटीआई का। यूटीआई का मोस्ट कॉमन कारण कौन है? इशीरिया कोलाई। कब होता है? ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। जब आप कैथेटर लगा रहे हो उस कैथेटराइजेशन के दौरान ये बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब कैथेटर लगाया जाता है तो सावधानी पूर्वक और सुरक्षित तरीके से लगाया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया अंदर ना जा सके। समझ में आया? बाकी इशीरिया कोलाई के बाद में क्या है? क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस और कैंडिडा एल्बिकेंस। ये बैक्टीरिया भी क्या कर सकते हैं? यूटीआई कॉज करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा इकोलाई है, बाकी इनके द्वारा भी हो सकता है। समझ में आया? बट जो सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो कौन सा है? इकोलाई। किससे फैलता है? जब आप कैथेटर लगाते हो तब।
जोखिम कारक भी हो सकते हैं, जैसे क्या, फीमेल में यूटीआई होने की संभावना मेल की बजाय ज्यादा होती है। फीमेल में यूटीआई की संभावना मेल की बजाय ज्यादा होती है, क्योंकि मेल में यूरिथ्रा, क्या, मेल पुरुषों की तुलना में जो यूरिथ्रा है फीमेल का वो छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से यूरिथ्रा के एनल कैनाल के पास में स्थित होने के कारण इसमें इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। अगर इनके यूरिथ्रा की लंबाई देखी जाए तो 3 से 4 सेंटीमीटर ही होती है। समझ में आया? इतनी छोटी लंबाई के कारण इनमें क्या हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। और मेल की कितनी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर। और भी कारण हो सकते हैं, सेक्सुअली एक्टिव जो वुमन होते हैं, अगर एक फीमेल के बहुत सारे मेल पार्टनर के साथ में कांटेक्ट हो तो उनमें भी यूरिथ्राइटिस यूटीआई हो सकता है। जो लेडी प्रेग्नेंट हो और जिसमें पर्सनल हाइजीन उसने प्रॉपर तरीके से नहीं कर रखी है तो भी उनके अंदर क्या हो सकता है, यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया? ये सारे क्या होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण और रिस्क फैक्टर बताते हैं। समझ में आया आप लोगों को? पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, पेरिनियल एरिया को वॉश नहीं करते हैं, यूरिन पास आउट करने के बाद वहां पे उनको क्लीन नहीं किया जाता है, तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, किसको दर्शाती है, यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। बट जो मोस्ट कॉमन कारण क्या है, इकोलाई। कब? कैथेटराइजेशन के दौरान। समझ में आया? ये क्या हो गया इसका रिस्क फैक्टर और कॉजेज। अगर यहां हम इसके क्लिनिकल लक्षणों की बात करेंगे, किसके, यूटीआई के, तो इसको बार बार यूरिन पास आउट करने जाना पड़ेगा। अरे यूरिन की पास आउट करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, बार बार यूरिन पास आउट करने जाना पड़ेगा। यूरिन जो करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, आवश्यकता उसको बढ़ जाएगी। सब ना चाहते हुए भी उसको यूरिन पास आउट करने जाना पड़ेगा। उसको जब यूरिन पास आउट करेगा तो दर्द होगा, यूरिथ्रा के अंदर क्या होते हैं, पेनफुल सेंसेशन आते हैं जब वो यूरिन पास आउट करने जाता है। जलन भी होगी यूरिथ्रा के अंदर, जब यूरिन पास आउट करेगा दर्द के साथ में जलन भी रहेगी। यूरिन पास आउट नहीं कर पाना या कम मात्रा में यूरिन पास आउट करना भी हो सकता है, क्योंकि यूरिथ्रा के अंदर अगर संक्रमण हो गया तो रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो कम मात्रा में यूरिन आएगा या आएगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। लोअर एब्डोमेन में और पीठ में उसको दर्द रहेगा, बुखार रहेगी, चिल्स, सिहरन का मतलब होता है, अरे कंपकपी होती है ना, कंपकपी, वो भी उसको होगी। जी मिचलाएगा, उल्टियां होंगी, यूरिन के साथ ब्लड भी आएगा, डार्क कलर का यूरिन पास आउट होगा, और एक और आता है इचिंग, मतलब उसको खुजली भी बहुत ज्यादा रहेगी। जिस जगह पे उसको संक्रमण हो रहा है तो यूरिथ्रा के अंदर वहां पे उसको क्या रहेगा, खुजली या इचिंग भी ज्यादा रहेगी। तो ये सारे इसके क्या हो रखे हैं, लक्षण हो रखे हैं। यूरिन ज्यादा बनेगा, बार बार बनेगा, यूरिन पास आउट करते समय दर्द होगा, उसको जलन रहेगी, उसको पीठ में भी दर्द रहेगा, कमर दर्द रहेगा और पेट दर्द भी रहेगा, साथ में टेम्परेचर फीवर भी रहेगा, नोजिया वॉमिटिंग भी रहेंगे, यूरिन के साथ में ब्लड भी आएगा, और जो यूरिन का कलर रहेगा वो क्या रहेगा, डार्क कलर का रहेगा। समझो, गहरे रंग का यूरिन है वो पास आउट होगा। समझ में आया? ये सारे क्या हो गए इसके क्लिनिकल लक्षण, किसके, यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। नेक्स्ट अगर इसके हम डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस क्या होता है भाई, इसमें मौजूद लक्षण देखेंगे, यूरिन को चेक करेंगे, ब्लैडर का एग्जामिनेशन करेंगे, और इंट्रा आईवी हम लोग एक कैमरा लगाएंगे किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और उसका एग्जामिनेशन करेंगे।
समझ में आ रहा है? ये क्या हो गए, रोगी के डायग्नोसिस हो गए। इन डायग्नोसिस को करने के बाद हम उसमें दवाइयां देंगे। यूटीआई के लिए पहले तो एंटीसेप्टिक जो भी मेडिसिन आती हैं वो हम उसको देते हैं, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, सिनोक्सासिन, नाइट्रोफुरेटिन और नेलिडिक्सिक एसिड। ये क्या होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक दवाइयां होती हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक दवाइयां हैं जो क्या करेंगी, डिसइंफेक्शन का काम करेंगी। जो इन्फेक्शन हो रखा है उस इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट मतलब संक्रमित को असंक्रमित करने का काम करेंगी। कौन सी दवाइयां, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिनोक्सासिन, नाइट्रोफुरेंटाइन और नेलिडिक्सिक एसिड। समझ में आया? ये चारों दवाइयां क्या करती हैं, असंक्रमित करेंगी। किसको, जहां पे इंफेक्शन हो रखा था उस जगह को। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो दूसरी दवाइयां एंटीस्पाज्मोडिक दवाई देंगे। ये मेडिसिन क्या करती है, यूरिनरी ट्रैक्ट को स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेंगी। भाई इन्फेक्शन की वजह से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी उनको रिलैक्स करेंगी, उनको शांत करके रखेंगी। जैसे कि कौन सी दवाई है, ऑक्सीब्यूटाइनिन क्लोराइड और प्रोपेथेलिन ब्रोमाइड। ये वो दवाइयां हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनको रिलैक्स करवाने का काम करेगी। समझ में आया? अगर वो रिलैक्स होंगी तो यूरिन भी बाहर निकलेगा इकट्ठा हुआ और इन्फेक्शन भी धीरे धीरे यूरिन के साथ में साफ होता जाएगा। समझ में आया? जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो उसको पानी पिलाओ और उसको बार बार यूरिन करवाओ। जितना यूरिन पास आउट करेगा संक्रमण उतना ही कम होगा, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, एसिड होता है और एसिड क्या करता है, संक्रमण को कम करने का काम करता है। समझ में? अगर वहां यूरिन रुक के रह गया संक्रमण ज्यादा फैलेगा। तीसरा है एनाल्जेसिक्स। अगर जो दर्द हो रहा है उस दर्द को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, फिनोजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। और फिनेजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड ये वो दवाई है जो क्या करेगी, दर्द को कम करने का काम करेगी। जब बंदा यूरिन पास आउट कर रहा था तब भी दर्द हो रहा था, एब्डोमेन में भी दर्द हो रहा था, कमर में भी दर्द हो रहा था, तो इन सारे दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए हम एनाल्जेसिक्स कौन सी देते हैं, फिनेजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये क्या करेगी, दर्द को कम करने का काम करेगी। बाद में अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो ये तो हमारा जरूरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन ये दवाइयां एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग उनको दे सकते हैं। अरे चारों नहीं रहे, कोई एक एंटीबायोटिक वहां पे दी जाती है। मोस्टली हम लोग यही देते हैं, एमोक्सिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक हम उसको देंगे ताकि वो बैक्टीरिया को क्या करे, खत्म करने का काम कर पाए। सल्फोनेमाइड देते हैं। ये मेडिसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी। भाई जो बैक्टीरिया जितने हैं वो उतने ही रहे, उनको आगे बढ़ने से रोकेगी। उसके एग्जाम्पल क्या है, सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथेमाइन, सल्फोमिथोक्साजोल और सल्फासेलाजीन। ये तीन ऐसी सल्फोनेमाइड हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, रोकेगी। ये बैक्टीरिया को किल करने वाली है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली है। वृद्धि को रोकेंगी ये दवाइयां और बैक्टीरिया को मारेंगी ये दवाइयां। समझ में आ रहा है? ये सारी दवाइयां हम देके क्या कर सकते हैं, यूटीआई को रोक सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या कर सकते हैं, यूटीआई को रोक सकते हैं। इनके बाद में आता है फ्लूइड। उसको जितना हो सके उसको बोलो कम से कम 8 से 10 लीटर आप पानी पीवो। जितना पानी पिएंगे उतना यूरिन बनेगा, यूरिन बनेगा, यूरिन पास आउट करेगा और प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने का काम करेगी। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट। अगर यहां हम नेक्स्ट वन बात करें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कौन सी बीमारी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसका इन्फ्लामेशन होता है, ग्लोमेरुलाई का। अरे जो नेफ्रॉन के
कैप्सूल होता है, ये इस कैप्सूल का क्या है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल का क्या है, संक्रमण है, उसी को आप बोलते हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ में आ रहा है? जहां से कोई चीज छन छन के जाएगी उसी जगह को आप क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलाई और ग्लोमेरुलस कैप्सूल। अगर उसका संक्रमण हो जाए उसी को आप बोलते हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि नेफ्रॉन का भाग है ये, ऊपर का सबसे पहला भाग है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। यहीं से वेस्ट मटेरियल छन के बाहर जाएंगे और वापस भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ सारे खराब मटेरियल आते हैं, अगर इनके अंदर संक्रमण हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अगर आप टाइप देखोगे तो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, सडन होता है, और ये कुछ कुछ केसेस में क्या हो सकता है, इंसीडियस भी हो सकता है, मतलब तुरंत अचानक से इसके अंदर क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई। ये मोस्टली एक बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, उसके अंदर होता है। जब वो बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन कर गया हमारे अंदर, मान लो कॉमन कोल्ड कर गया, राइनाइटिस कर गया, फेरिंजाइटिस कर गया, अगर रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम कर दी है तो उस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के 15 से 21 मतलब 2 से 3 सप्ताह बाद में ये बीमारी उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है? ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। समझ में आया? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। जो पहले कोई बीमारी हुई थी, उस बीमारी की जो एंटीबॉडी बनी है ना, उन एंटीबॉडी ने क्या कर दिया, ग्लोमेरुलस कैप्सूल को संक्रमित कर दिया। समझ में आया? सॉरी, अगर हमें कोई भी इंफेक्शन पहले हो गया, मान लो फेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक हो गई, उसके 15-20 दिन बाद में ये क्या होगा, वो एंटीबॉडी जो बनी थी हमारे इन्फेक्शन की वजह से, वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, ग्लोमेरुलस पे एक्शन करेंगी, अटैक कर देंगी। वो क्या हो गया, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ में आया? ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज का टाइप है। कौन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक में क्या होता है, ये भी इंसीडियस होती है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद हो सकता है, धीरे धीरे लंबे समय तक हो सकता है, इसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है और आगे जाके किडनी फेल भी हो सकती है। समझ में आया? धीरे धीरे एक्यूट होने के बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, क्रोनिक में बदलेगा। क्रोनिक में बदल के एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि किडनी है वो डैमेज होने लग जाएगी, अरे थोड़ी थोड़ी खत्म होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, फेल हो गई किडनी। समझ में आ रहा है? ये किस में होता है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी दूसरी बीमारी की वजह से वो जो अब एंटीबॉडी बनी थी, वो एंटीबॉडी हमारे ही शरीर की बॉडी को क्या कर रही है, अरे वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी थी किसी दूसरी पहली बीमारी से बचने के लिए, और वो बन तो गई, पर वो एंटीबॉडी क्या होती है, सक्रिय हो जाती है कई बार, और सक्रिय होके फिर क्या करते हैं, हमारे शरीर के ही एक दूसरे ऑर्गन पे जाके अटैक करने लग जाती हैं, आक्रमण कर देती हैं। और यहाँ जो आक्रमण करेंगी वो किस पे करेंगी, ग्लोमेरुलस कैप्सूल पे, नेफ्रॉन पे, और उनमें संक्रमण होगा। संक्रमण होके किडनी प्रभावित होगी और लास्ट में जाके किडनी फेल हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चीजें दोनों समझ में आई, एक्यूट और क्रोनिक। अगर यहाँ हम नेक्स्ट चीज की बात करेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। अरे ये वही है जिसको आप बोलते हैं ना, मैंने बोला फेरिंजाइटिस हो गया आपको, और फेरिंजाइटिस होने के 2 से 3 सप्ताह बाद ये क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होगी।
इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? किसको? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को क्या बोलते हो आप? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हो। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मीजल्स वायरस हो गया, मम्स हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, इनमें से किसी की भी हिस्ट्री हो प्रीवियस में, इनमें से किसी की भी प्रीवियस में हिस्ट्री हो, मतलब 2-3 सप्ताह पहले अगर उनको ये बीमारियां थी और ये बीमारियां ठीक होने के बाद में उस इंसान में क्या बन गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बन गया, उसी को आप क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ में आ रहा है? अरे ये सारी बीमारियां उसको पहले मौजूद थी और वो ठीक हो गई, अब इनके ठीक होने के बाद में उनमें दूसरी बीमारी डेवलप हो गई, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इट्स ए ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून बीमारी है ये। कौन? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो इनमें से किसी भी एक बीमारी की वजह से देखने को मिल सकती है। समझ में है? मोस्टली जो होगा ये इन्हीं की वजह से होगा, फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस। अगर इनकी सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाएगा, इनकी हिस्ट्री देखी जाएगी, अगर जिनमें ये हो रखा था उन बंदे में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते। बाकी ये भी कारण हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा कारण फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस ही होते हैं। इज दैट क्लियर? इनको करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ग्रुप ए, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। समझ में आया? ग्रुप ए, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ये वो बैक्टीरिया है जो ये बीमारियां करता है। इन बीमारियों को होने के बाद ये तो ठीक हो गई और इनकी एंटीबॉडी अब क्या कर रही है, किडनी को प्रभावित कर रही है। समझ में आ रहा है? किडनी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर इंक्लूड हो गई। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करेंगे इसके क्लिनिकल लक्षण की, क्लिनिकल लक्षण में क्या आता है, उसको बुखार होता है, कंपकपी आती है, यूरिन आउटपुट सामान्य से भी कम हो, मतलब ओलिगोयूरिया। अरे ओलिगोयूरिया का मतलब होता है 400 ml से कम यूरिन पर डे 400 ml से भी कम यूरिन पास आउट होगा, उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। समझ में आ रहा है? नॉर्मल कितना होता है, 1.5 से 2 लीटर यूरिन पास आउट होता है पर डे। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो वो पूरे दिन का 1.5 से 2 लीटर यूरिन बाहर निकालता है, बट इस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन ही उसी का हो गया है जहां से फिल्टर होना था। अब अगर फिल्टर ही खराब हो गया तो भाई पानी आगे जाएगा कहां से? समझ में आ रहा है? भाई घर पे आपने फिल्टर लगा रखा है, टंकी फुल है, उससे भी पानी आ रहा है, बट फिल्टर खराब हो गया है। फिल्टर खराब होने की वजह से आप पानी पीओगे कहां से भाई, क्योंकि फिल्टर तो पानी फेंक ही नहीं रहा है बाहर। आई बात समझ में? वही चीज यहाँ है, किडनी यूरिन तो बना रही है, घना सारा बना रही है, बहुत सारा बना रही है भाई, बट जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल था उससे छनके नहीं जा रहा है, क्योंकि वो संक्रमित हो रखा है। अब अगर वहां से नहीं छनेगा तो यूरिन है वो कम पास आउट होगा, उसी को बोलते हैं ओलिगोयूरिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन है, यूरिन के साथ में ब्लड आएगा, यूरिन के साथ में प्रोटीन आएगी, रोगी के द्वारा जो यूरिन निकलेगा वो कोका कोला, अरे कोला जान पी है ना सभी ने, कोका कोला कलर का यूरिन पास आउट होगा। डार्क रेड मान लो या कोका कोला कलर का यूरिन पास आउट होगा। रक्त दाब बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन, क्यों, यूरिन बाहर नहीं जाएगा तो पानी अंदर इकट्ठा होता रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, और वहां पे दर्द होने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा पानी इकट्ठा होता जाएगा, एब्डोमेन में पेन होने लग जाएंगे। इडिमा हो जाएगा, स्पेशली कहां पे, चेहरे पे और पैरों पे। नोजिया, वॉमिटिंग होंगे और जनरलाइज्ड इडिमा का मतलब होता है पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। समझ में आ रहा है?
पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड इडिमा। थकान होती है, भूख कम लगती है, सिर दर्द होता है, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो जाती है, ये एक्यूट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर क्रोनिक ग्लोमेरुलाइटिस के अंदर देखोगे तो रोगी में यूरिन आउटपुट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो एक्यूट में था, क्रोनिक में यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, 2 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। वजन कम हो जाएगा, क्यों, अब यूरिन पास आउट हो रहा है बार बार, तो वजन कम हो जाएगा। एनीमिया आ जाएंगे उसके अंदर, चक्कर आएंगे उस इंसान को, इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, मानसिक स्थिति है वो उसकी ठीक नहीं रहेगी, ऐसे लक्षण इसमें दिखाई देंगे। किसमें, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। एक्यूट वाले के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकते हैं, यूरिन आउटपुट कम मिलेगा, जबकि क्रोनिक वाले में यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, 2 लीटर से भी ज्यादा यूरिन निकलेगा, और इसमें यूरिन आउटपुट कम हो रखा है। ब्लड आएगा यूरिन के साथ में, यूरिन में प्रोटीन भी मौजूद रहेगी, यूरिन है वो डार्क कलर का या कोला कलर का वहां पे बन जाएगा, उसको पेट दर्द रहेगा, चेहरे पे और पैरों पे सूजन आ जाएगी, और कई बार पूरी बॉडी में भी सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है, कमजोर हो जाता है, दिखाई देना कम हो जाता है, ये सारे तो होंगे ही होंगे। अब अगर बीमारी ज्यादा फैलती जा रही है तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम, एनीमिया आना, चक्कर हो जाना, वजन कम हो जाना, यूरिन ज्यादा निकलना, एनीमिया की प्रॉब्लम, मानसिक स्थिति खराब हो जाना, ये सारे चिड़चिड़ापन हो जाना, ये किसके अंदर आते हैं, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? ये किसके क्लिनिकल फीचर्स या लक्षण हो गए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। अगर यहाँ हम इसके मैनेजमेंट या उपचार की बात करेंगे तो उपचार में क्या देते हैं भाई, इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से ही हुआ था, तो एंटीबायोटिक थेरेपी दे देंगे हम उसको, क्या दे देंगे हम उसको, एंटीबायोटिक थेरेपी हम उसको दे देंगे। किसको, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा है, क्यों है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर एंटीबायोटिक देंगे जो क्या करेगा, इन्फेक्शन को ठीक करेगा। ऑफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये 2 दवाइयां जो एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग काम में लेंगे। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रक्तदाब बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए प्रोप्रेनोलॉल और एटेनोलॉल, ये 2 दवाइयां लेंगे, और ये क्या करेगा, बीपी को कम करवाएगा। समझ में आया, क्या करेगा, बीपी कम करेगा। डायरेटिक्स दे देंगे, ये क्या करेगी, जो इडिमा बना हुआ है, सूजन हो रखी है, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, और यूरिन आउटपुट को भी बढ़ाएंगे। अरे सूजन भी कम होगी, सूजन कम और यूरिन ज्यादा बढ़ाएंगी, कौन, डायरेटिक्स। एग्जाम्पल क्या है, फ्रूसेमाइड। क्या एग्जाम्पल है डायरेटिक्स का, फ्रूसेमाइड। समझ में आया, ये इन दवाइयों के एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, बीपी को कम करने वाली प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल, सूजन को कम करने वाली फ्रूसेमाइड, इन्फेक्शन को कम करने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन। ये इन्फेक्शन या संक्रमण को कम करने वाली है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन सा दे देंगे हम लोग, साइक्लोफॉस्फेमाइड और एजिथियोप्रिन। साइक्लोफॉस्फेमाइड और एजिथियोप्रिन, ये 2 इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। किस लिए दे रहे हैं, अगर पहले उसको कोई बीमारी थी, फेरिंजाइटिस था, एंटीबॉडी बनी थी, वो एंटीबॉडी को आप सक्रिय नहीं होने दे रहे हो, उसके लिए उनको आप क्या करोगे, उनको एक्टिव ना होने दो, उस एक्टिवनेस को रोकने के लिए आप इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट उसको दे दोगे, ताकि कोई दूसरा संक्रमण ना हो पाए। समझ में आ रहा है, ऑटो इम्यून के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां दी जाती है, क्योंकि बीमारियां दोबारा आगे जाके हो सकती है किसी एक बीमारी की वजह से। एक बीमारी तो ठीक हो गई थी, और जिनकी वजह से ठीक हुई थी वो चीजें हमारे शरीर में है, और वो चीजें कई बार क्या होती है, बौखला जाती है।
समझ में आ रहा है। और बौखला के क्या करती है, हमारे शरीर का ही सत्यानाश करने लग जाती है। तो उसको उन चीजों से बचाने के लिए हम उनको ये दवाइयां देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर उसको जैसे लक्षण आ रहे तो लक्षणों को भी ठीक करना जरूरी है। तो हम बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक देंगे, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। अगर रोगी को एक्यूट फेज के दौरान क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करो, कंप्लीट बेड रेस्ट दो। उसको बोलो भाई तू आराम कर, बस कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुझे आराम करना है एक्यूट फेज के अंदर। और उसको ये कहो आप प्रोटीन और सोडियम कम लो, सोडियम भी कम, नमक भी कम लेना है और प्रोटीन भी कम लेना है, क्योंकि प्रोटीन वैसे रुक नहीं रही है, यूरिन के साथ बाहर आ रही है। तो आप क्या करो, प्रोटीन भी कम लो और सोडियम भी कम लो। ये सारी चीजें क्या करते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर देते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें समझ में आई। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव बीपी कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए डाययूरेटिक दे दी, इन्फेक्शन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव दे दिए, सिम्टम्स लक्षणों को ठीक करने के लिए बुखार के लिए एंटीबायोटिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक। अगर बंदा एक्यूट फेज में है, अभी शुरुआती टाइम है, तो उस दौरान उसको बेड रेस्ट दो और नमक और प्रोटीन कम खाने के लिए बोलो। समझ में आया? ये सारी चीजें क्या करती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ठीक करने का काम करती है। हमने इस लेसन के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोनों ही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से पढ़ना, सारी चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।